आज के इस एक्सप्लेनर में हम एक ऐसी क्राइम फाइल को खोलने जा रहे हैं जिसने भारतीय न्याय व्यवस्था के हर एक पुर्जे को हिलाकर रख दिया था। एनाटॉमी ऑफ अ कवर अप। बात साल 2002 की है, एक बेहद खौफनाक ऑनर किलिंग। पर असल में यह सिर्फ एक हत्या का मामला नहीं था। ये सत्ता, खौफ और न्याय के बीच लड़ी गई एक ऐसी लंबी, थका देने वाली जंग थी जो सालों तक चली। एक इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टर की नज़र से इस केस फाइल को अगर देखा जाए तो सच में रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि कैसे एक बेहद ताकतवर और रसूखदार परिवार ने कानून को पूरी तरह से अपने हक में मोड़ने की कोशिश की थी। इस पूरे विश्लेषण के बिल्कुल बीचों बीच एक ही बड़ा सवाल खड़ा है। एक ऐसी औरत, एक ऐसी माँ जो अपने जवान बेटे को खोने के शोक में डूबी थी, उसने अकेले ही एक पूरे पॉलिटिकल और क्रिमिनल एम्पायर को कैसे हरा दिया। ये बिल्कुल किसी डेविड वर्सेस गोलियत जैसी लड़ाई थी। एक तरफ एक रसूखदार खानदान जिसके नाम से ही गवाह थर थर कांपते थे, और दूसरी तरफ नीलम कटारा का वो अटूट संकल्प जिसने आखिरकार भ्रष्ट तंत्र को घुटनों पर ला दिया। तो आइए बिल्कुल शुरुआत से उन तथ्यों को समझते हैं। पहला हिस्सा, ए फेटल लव स्टोरी। केस फाइल का पहला पन्ना ही खुलता है एक ऐसे रिश्ते से जिसे कभी मंजूरी मिली ही नहीं। ये कहानी है एक रेलवे अधिकारी के बेटे नीतीश कटारा और भारती यादव की। अगर 17 फरवरी 2002 की उस रात की टाइमलाइन और एकदम रॉ फैक्ट्स पर गौर करें तो हुआ कुछ यूं था। गाजियाबाद में रोहित गौर की बहन की शादी का फंक्शन चल रहा था। रात के करीब 12:30 बजे भारती के भाई विकास यादव और चचेरे भाई विशाल यादव ने नीतीश को एक टाटा सफारी गाड़ी में बैठाया और वहां से निकल गए। जब घंटों बाद भी नीतीश वापस नहीं आया तो घबराहट बढ़ने लगी। अगली सुबह जो खबर आई उसने सबकी रूह कंपा दी। वहां से लगभग 80 किलोमीटर दूर खुर्जा में एक आधी जली हुई लाश मिलती है। बुरी तरह पीटा गया था उसे। बाद में कंफर्म हुआ कि वो बॉडी नीतीश कटारा की ही थी। फरवरी के आखिर तक आते आते ग्वालियर के एक रेलवे स्टेशन से विकास और विशाल दोनों को अरेस्ट कर लिया गया। देखने में केस एकदम स्ट्रेट और सुलझा हुआ लग रहा था, पर कानूनी दांवपेंच और खौफ का खेल तो अभी बस शुरू ही हुआ था। दूसरा हिस्सा, पावर ऑफ द बाहुबली। इस हत्या और उसके बाद जो हुआ उसको ठीक से समझने के लिए आरोपियों के पारिवारिक बैकग्राउंड पर नजर डालना बेहद जरूरी है, क्योंकि यही वो ताकत थी जिसकी छाया ने पूरे सिस्टम को डरा कर रख दिया था। सच्चाई ये है कि आरोपियों के पिता डीपी यादव यूपी की पॉलिटिक्स में एक बहुत ही ताकतवर बाहुबली माने जाते थे। और अगर सिर्फ ऑब्जेक्टिव फैक्ट्स की बात करें तो उनका क्रिमिनल रिकॉर्ड काफी लंबा चौड़ा था। 9 हत्याओं के मामले, 3 मर्डर अटेम्प्ट, 2 डकैतियां, किडनैपिंग, एक्सटॉर्शन, यहां तक कि टाडा और गैंगस्टर एक्ट जैसी संगीन धाराएं तक लग चुकी थी। अब ऐसी हैवी प्रोफाइल किसी परिवार की हो तो उसका असर आम पुलिस वालों से लेकर अदालत की दीवारों तक दिखना लाजमी था। बिना किसी पॉलिटिकल साइड को लिए अगर डायरेक्टली देखा जाए तो इस रसूख के चलते कानूनी प्रक्रिया हर कदम पर कैसे प्रभावित हुई, ये सच में चौंकाने वाला था। इस नंबर पर जरा ध्यान देते हैं। 66 देखने में बस एक संख्या है, लेकिन सोचिए, साल 2002 से लेकर 2004 के बीच मुख्य आरोपी विकास यादव को लगातार 66 बार बेल यानी जमानत मिली। ये बस एक आंकड़ा नहीं है, ये साफ साफ दिखाता है कि सिस्टम के अंदर कितना विशेषाधिकार और ताकत भरी हुई थी। इस प्रिविलेज का पूरा इस्तेमाल करके केस को धीमा और कमजोर करने की हर मुमकिन कोशिश की जा रही थी। तीसरा हिस्सा, हॉस्टाइल विटनेसेस एंड कवर-अप्स। जब ताकत अपनी जगह बनाने लगती है तो सबसे पहले डरते हैं चश्मदीद गवाह। आइए देखते हैं कि कैसे एक मजबूत केस अचानक से बिखरना शुरू हो गया। अगर हम पेपर ट्रेल को क्लोजली एनालाइज करें तो एक बहुत अजीब पैटर्न दिखता है। शुरू में मध्य प्रदेश और यूपी पुलिस ने आरोपियों के कन्फेशंस रिकॉर्ड किए थे। ये एक पालिया बयान इतने सॉलिड लग रहे थे कि इन्हें टीवी चैनल्स पर तक ब्रॉडकास्ट किया गया था। पर कोर्टरूम की आखिरी सच्चाई इससे बिल्कुल उल्टी निकली। एमपी का जो पुलिस इंस्पेक्टर बयान ले रहा था वो अचानक कोर्ट में आकर अपने ही बयान से हॉस्टाइल हो गया, यानी मुकर गया। दूसरी तरफ यूपी पुलिस ने जो बयान रिकॉर्ड किया था, कोर्ट ने उसे ये कहकर खारिज कर दिया कि वो किसी मजिस्ट्रेट के सामने दर्ज नहीं हुआ था। इस तरह के टेक्निकल लूप होल्स और पुलिस ऑफिसर्स के पलटने से केस फाउंडेशन से ही दरकने लगा था। विटनेस लिस्ट का ये ब्रेकडाउन तो सिर्फ शुरुआत थी। शादी में मौजूद 4 लोगों ने साफ देखा था कि नीतीश उस टाटा सफारी में गया था, लेकिन खौफ इस हद तक फैला हुआ था कि 3 गवाहों ने तुरंत अपने बयान वापस ले लिए। बचे सिर्फ एक गवाह, रोहित गौर, और साल 2006 आते आते उन्होंने भी अपना स्टेटमेंट वापस ले लिया।
उन्होंने तो यहां तक कह दिया कि नीतीश और भारती के बीच कभी कोई रोमांटिक रिश्ता था ही नहीं। सोचने वाली बात है, इस पूरे केस का मोटिव ही उस रिश्ते पर टिका था। वैसे एक और डिस्टर्बिंग फैक्ट ये भी है कि इसी दौरान विकास यादव एक और बेहद मशहूर केस जेसिका लाल मर्डर केस में भी इन्वॉल्व था। वहां भी ठीक यही पैटर्न देखा गया था, वल्नरेबल गवाहों को डराना और धमकाना। तो अब ऐसे में क्या होता जब पूरी की पूरी जांच ही ट्रैक से उतर चुकी हो, गवाह पलट रहे हो, पुलिस टेक्निकल लूपहोल्स में फंस गई हो? ऐसे ठप पड़ चुके केस में इस भ्रष्टाचार की मजबूत दीवार को गिराना नामुमकिन लग रहा था। लेकिन तभी कहानी में एक बेहद अहम काउंटर अटैक होता है। चौथा हिस्सा, ए मदर्स रिलेंटलेस परस्यूट। ये जानना जरूरी है कि नीलम कटारा यहां सिर्फ एक ऐसी मां नहीं थी जो इंसाफ की मांग कर रही हो। वो आगे चलकर इस पूरे प्रोसीजर की एक कैटलिस्ट बन गई। उन्होंने तय कर लिया था कि चाहे जो हो, इस सोते हुए सिस्टम को काम करने पर मजबूर करना ही पड़ेगा। उनकी लीगल स्ट्रैटेजी को अगर ब्रेकडाउन किया जाए तो पता चलता है कि उन्होंने हर लोकल इंटिमिडेशन को बायपास कर दिया। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन डाली और ट्रायल को यूपी से हटवाकर दिल्ली कोर्ट में ट्रांसफर करवाया। इसके बाद उन्होंने उस केस की सबसे स्टार गवाह भारती यादव, जिसे बचाकर लंदन भेज दिया गया था, उस पे शिकंजा कसा। मई 2006 में नीलम जी के दबाव के चलते ही भारती का पासपोर्ट कैंसिल कर दिया गया और जब अरेस्ट होने और डिपोर्ट किए जाने का खतरा मंडराने लगा, तब जाकर वो स्टार गवाह वापस कोर्ट में आने को मजबूर हुई। पर कोर्ट में क्या हुआ? भारती ने पूरे कॉन्फिडेंस से गवाही दी कि वो दोनों सिर्फ अच्छे दोस्त थे। उसने किसी भी तरह के रोमांस से साफ इनकार कर दिया। खैर, तभी पुलिस और प्रोसिक्यूशन ने टेबल पर उन ग्रीटिंग कार्ड्स को रख दिया जो इन दोनों ने एक दूसरे को दिए थे। उन पर्सनल कार्ड्स को पढ़ते ही वो सिर्फ दोस्ती वाला पूरा नैरेटिव धराशायी हो गया। अनडिनाइबल फिजिकल प्रूफ। उस एक पल ने हत्या के मोटिव यानी ऑनर किलिंग पर एक ऐसी पक्की मोहर लगा दी जिसे झुठलाया नहीं जा सकता था। पांचवां और आखिरी हिस्सा, द फाइनल कोर्ट वर्डिक्ट्स। एक अरसे तक चली बहस, तारीखों और अपीलों के बाद इस लंबी कानूनी लड़ाई का आखिरकार अंत आया। इस पूरी एग्जॉस्टिंग टाइमलाइन पर एक नज़र डालना जरूरी है। 2008 में ट्रायल कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया। विकास और विशाल को 30 साल की उम्र कैद और 1.5 लाख रुपए का जुर्माना। वहीं सुखदेव पहलवान को 20 साल की सजा मिली। फिर 2014 आया। दिल्ली हाईकोर्ट ने इस सजा को बिल्कुल बरकरार रखा। हालांकि नीलम कटारा मौत की सजा की मांग पर अड़ी हुई थीं, पर आखिरकार 2015 में सुप्रीम कोर्ट ने इस सजा को सीमेंट करते हुए दोनों के लिए 25 साल की कड़ी सजा तय कर दी। और एक दिलचस्प पैरेलल देखिए, उसी साल यानी 2015 में ही डीपी यादव को भी एक दूसरे मर्डर केस में कन्विक्ट किया गया और उनका वो लंबा चौड़ा पॉलिटिकल एम्पायर पूरी तरह ताश के पत्तों की तरह बिखर कर रह गया। इस एक्सप्लेनर को आखिरी मोड़ पर लाते हुए एक बेहद गहरा सवाल छोड़ जाता है। जब देश की न्याय प्रणाली को सुचारू रूप से चलाने के लिए एक शोक संतप्त मां को ही अपने बेटे की इन्वेस्टिगेशन अकेले अपने दम पर करनी पड़ जाए, तो सच्चाई की असल कीमत क्या रह जाती है? ये केस सिर्फ एक वर्डिक्ट नहीं है, ये हमें उस भारी कीमत की याद दिलाता है जो करप्ट सिस्टम से लड़ने पर चुकानी पड़ती है। इस क्राइम फाइल में आज के लिए बस इतना ही।